तो आज ये जो सेशन है, you will be able to know कि what is self directed learning and how you have to complete this task. ठीक है, तो I am taking the session of on inguinal hernia in the form of the self directed learning. तो एक अब हम कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है बाकी के तुमको खुद से ये करने टॉपिक्स. ठीक है, अब ये क्या है, एक केस है, इसे रीड करो, बात मत करो प्लीज. A 58-year-old male patient, farmer by occupation, resident of Sun City, presented to the OPD with complaints of swelling in right groin since 1 year. So, history of presenting illnesses. Patient presented with these complaints. Single swelling initially appeared in the right inguinal region above the groin crease, and then the swelling extended to the scrotum. Initially it was small in size, 2 by 2 centimeter, then gradually increased to 10 by 4 centimeter, and swelling increases in size with cough, straining, lifting of weight. So these were the चीफ कंप्लेंट्स. अब तुम्हारे पास में सपोज ये प्रॉब्लम है, तुम नए तुमने 12th जो है वो पास कर लिया है, तुम अभी जो तुम्हारे जो फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है क्या आप लोगों का? कैन यू पे अटेंशन फॉर सम टाइम? ये जो केस है, अगर सिर्फ ये केस तुमको मिल जाए तो मुझे इसके लिए तुम बताओगे कि क्या क्या जो बेसिक नॉलेज है वो तुम्हें होनी चाहिए. तुम्हारे पास में एक पेशेंट आया है जिसको स्वेलिंग कहाँ है, इंग्वाइनल रीजन में है. ठीक है, ग्रॉइन के पास है, एक्सटेंड हो रही है, कफिंग स्ट्रेनिंग में हो सकती है. तो तुम्हें इस केस को सॉल्व करने के लिए तुमको बोला जाए कि तुमको खुद को सॉल्व करना है सपोज ये केस, तो क्या तुम्हारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या तुमको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बताओ मुझे. पहले इंग्वाइनल कैनाल पता होना चाहिए कि कहाँ है, फिर इंग्वाइनल कैनाल में ही ये स्वेलिंग हो रहा है या और भी किसी वजह से हो सकता है आसपास, है ना. तो और क्या हो सकता है? कैन दी हर्निया, कैन इट बी थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल ओनली और इट कैन बी समथिंग एल्स? Direct and indirect both are inguinal hernias. One is through the inguinal canal and one will be like through one opening of the canal and not through the deep ring. वो direct and indirect inguinal hernia. इसके अलावा और क्या हो सकता है? femoral hernia हो सकता है, उसका inguinal canal से कोई लेना देना नहीं है. तो तुम्हें बेसिक नॉलेज उस रीजन में और क्या हो सकता है, सिर्फ इस पे मत जाओ, और क्या हो सकता है उस रीजन में. Can the lymph nodes be enlarged? There is a horizontal chain of inguinal lymph nodes. Those can also be enlarged. But that swelling will not increase with the cuffing. वो हमें उससे differentiate करना पड़ेगा कि क्या वो swelling cuffing से increase हो रही है, सिर्फ standing में appear हो जाती है और lying down में disappear हो जाती है. तो ऐसी कोई swelling है जो क्या है, reducible है, उसका size जो है वो fixed नहीं है. अगर lymph nodes enlarged मिल जाते तो वो वैसे के वैसे ही रहते जैसे मतलब पहले से. तो दैट मीन्स वी शुड हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन दैट रीजन. सो टू सॉल्व दिस थिंग यू आर योरसेल्फ प्लानिंग कि तुम्हारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए इस केस को सॉल्व करने के लिए. सो दिस काइंड ऑफ लर्निंग वेयर अ लर्नर प्लान्स दी ऑब्जेक्टिव, इवन ही प्लान्स दी गोल ऑल्सो, कि तुमको सीखना क्या है वो भी जब लर्नर ही प्लान करता है, उसके लिए खुद के लिए वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाता है, और प्लस उसका असेसमेंट कैसे होगा वो भी वो ही डिसाइड करता है. जैसे तुम लोगों में से किसी की कोई हॉबी है या कोई एक्स्ट्रा कोर्स कर रखा है, कोई कोर्स करा हुआ है हो एक्स्ट्रा, मतलब जस्ट जिसका तुमने असेसमेंट भी दिया हो, ऐसा कुछ करा है किसी ने बिसाइड्स तुम्हारे स्कूलिंग के, और किसी ने ऐसा कि कोई सर्टिफाइबल कोई कोर्स किसी ने करा हो बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट? हाँ बोलो बोलो बोलो. हाँ क्या तुमने करा है, खड़े होके बता दो.
हाँ, जापानीज लैंग्वेज सीखा है, उसका एग्जाम भी हुआ था। एक बार खड़े हो जाओ। तुमने कब सोचा कि तुम्हें जापानीज सीखना है और क्यों सीखना है? बस कुछ एक्स्ट्रा तुम चाहते थे कि मतलब ठीक है तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा गेन करना है। तुमने किसी मतलब अगर सपोज एक एग्जाम्पल है, सपोज किसी को खाना बनाना ही सीखना है या सपोज ये जापानीज ही सीखनी है, उसने खुद से सोचा। अब इसके लिए तुम कहाँ जा सकते हो? तुम कोई ट्यूटर भी ढूंढ सकते हो और दूसरा तुम क्या कर सकते हो, ऑनलाइन भी सीख सकते हो। ठीक है, तो दिस वे ऑल्सो वी कैन डू सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। लेकिन उसके पहले तुम्हें गोल तो पता है, प्लस ये भी डिसाइड करोगे कि जो चीज तुम सीख रहे हो उसका असेसमेंट कैसे होगा। अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो तो वही प्लान कर देगा कि असेसमेंट कब और कैसे होना है। अगर तुम ऑनलाइन या कुछ कुछ अपने पेस पे सीख रहे हो या कुछ अपने तरीके से कर रहे हो तो तुम खुद ही डिसाइड तुम खुद ही डिसाइड। जैसे अब जैसे इसने जापानीज सीख तो लिया, लेकिन ऑथेंटिसिटी क्या है कि यही ऑथेंटिक जापानीज है। मतलब अगर कोई सपोज कोई चीज खुद से सीखना चाहता है तो वो जो ऑथेंटिसिटी है वो हमें कब डिसाइड करनी है, बिफोर वी स्टार्ट दी कोर्स। सो दैट मीन्स इट्स असेसमेंट शुड बी डिसाइडेड प्री हैंड कि वो हम उसे कैसे असेस करेंगे, किस लेवल पे असेस करेंगे, कौन असेस करेगा। तो ये सारी प्लानिंग जब लर्नर अपने लिए खुद करता है, दैट काइंड ऑफ लर्निंग इज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। And why and how we are implementing this learning during the MBBS course, like some case problem is given to you, you have to make the learning objectives and then like you will be reading about these things। जो knowledge तुम्हें चाहिए, पहले तुम learning objective बनाओगे। Suppose तुमने ये learning objective बनाए कि इस केस को solve करने के लिए कि describe the anatomy of the inguinal canal, differentiate between inguinal and femoral hernia and demonstrate the ring occlusion test। क्योंकि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट हर्निया है उसके लिए रिंग ऑक्लूजन टेस्ट भी आना चाहिए। ऐसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव जब लर्नर खुद बनाएगा और उससे सीखेगा, सो दैट काइंड ऑफ सेशन इज ऑफ द सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। इस सेशन को हम कंप्लीट भी करेंगे क्योंकि तुम्हें भरना भी है, और प्लस जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग भी देख लेंगे कि क्या होती है। So Malcolm Knowles was the person in 1975. He is known as the pioneer of the adult education। जो पहले जो एजुकेशन जो हमें स्कूल में मिलती है दैट इज पीडागॉगी। उसमें क्या होता है, बल्कि कर तो हम यहाँ भी रहे हैं, अगर हम डायडेक्टिक लेक्चर ले रहे हैं, तुम्हारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, तुम्हारी कोई एक्टिविटी नहीं है, सो दैट काइंड ऑफ लर्निंग इज लाइक मतलब डायडेक्टिक लेक्चर्स हो गए वो। और यहाँ पे अगर हम इंटरैक्टिव कर रहे हैं, अब तुम्हारा भी पार्टिसिपेशन है, और वो इंक्रीज होते होते अडल्ट लर्निंग के लेवल पे जब वो चला जाता है, ये सारी थ्योरीज ये सब पे एक बुक लिखी थी मैल्कम नॉवेल्स ने। सो ही सेड या ही डिफाइंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, इट इज अ प्रोसेस in which individuals take the initiative with or without the help of others in diagnosing their learning needs, formulating learning goals, identifying human and material resources for learning, and choosing and implementing appropriate strategies and evaluating the learning outcomes। अब कुछ आवर्स जो हैं वो तुम्हारे कोर्स में सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के लिए मतलब डेडिकेटेड है, 40 आवर्स हैं, जिसमें सिर्फ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के फॉर्म में ही जो है वो पढ़ाई होनी चाहिए। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्यों जरूरी है। कोई मुझे बताएगा हाउ डू वी लर्न और एंड वी लर्न मोस्ट फ्रॉम, कैसे सीखते हैं हम कोई भी चीज? तुमने अपनी लाइफ में कोई भी चीज जो तुम्हारी बिहेवियर, व्हाट इज लर्निंग? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग इज नॉट लाइक पासिंग एग्जाम्स। व्हाट इज लर्निंग? व्हाट इज लर्निंग? Anybody, what is learning? जल्दी से कर लो, फिर हमें इंग्वाइनल कैनाल का वो केस भी डिस्कस करना है। क्या होता है, जो पता है बोलो, जल्दी से बोलो। हाँ हाँ बोलो आदित्य, क्या बोल रहे? हाँ, to give acquiring a skill, that means that will be like a change in the behavior। Actually तीन डोमेन्स में हम लर्न करते हैं, the way we think, the way we do and the way we like feel। थिंकिंग, डूइंग एंड फीलिंग। हमारे थिंकिंग में अगर कोई चेंज आता है, किसी काम को करने का हमारा तरीका बदल जाता है। अगर तुम कोई स्किल एक्वायर कर लोगे
तो नेचुरली तुम्हारा तरीका बदल गया ना उस चीज को हैंडल करने का. एंड द वे यू फील, यू बिकम मोर एम्पैथेटिक टू समथिंग. तुम्हारे साथ में कोई ऐसा चेंज हुआ कि तुम्हारी उसको, जो तुम्हारा अंदर से जो फीलिंग्स है वही चेंज हो गई किसी भी सिचुएशन को लेके. सो दैट होल थिंग is learning, and ultimately these three changes in domain bring a change in your behavior. So ultimately learning is change in the behavior. और जब तक वो behavior में change नहीं आ रहा है तब तक learning हुई भी नहीं है. तो behavior में change कैसे आता है, बहुत जल्दी behavior में कैसे change आता है? That means we learn most from what? From experience. मतलब अब जब भी तुम कोई काम, जो भी तुमने किया है, तुमको कोई टास्क दिया गया या तुम्हारे साथ जो भी एक्सपीरियंस हुआ, तुमने कोई एक एग्जाम दिया, तो एक जब तुमने फर्स्ट इंटरनल दिया था, उसके बाद सेकंड इंटरनल के लिए तुम कैसे प्रिपेयर हुए? तुमने सोचा कि मुझे ये तैयारी पहले करनी थी, ये वाली बाद में करनी थी, मुझे अपना रूटीन चेंज करना है. दैट मीन्स यू लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस, नोइंगली और अननोइंगली. मतलब तुम्हें नहीं पता कि तुम उससे सीख रहे हो, पर तुम उसी से सीख रहे हो, है ना. सो वी लर्न मोस्ट फ्रॉम दी एक्सपीरियंसेस. दैट मीन्स क्या होना चाहिए, जो एमबीबीएस वाला टाइम है इसमें भी तुमको कुछ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मिलने चाहिए. दोज एक्सपीरियंसेस आर गिवन in the form of task. So we are giving the task like to solve that case problem. So this is actually the called continuum of learning, या ये experiential learning cycle ही scientific इस पे पेपर पब्लिश हुआ है कि लर्निंग होती ही कैसे है. कैसे होती है? सबसे पहले concrete experience होता है, and then there is reflective observation. हम वापस जाके सोचते हैं कि मतलब हमने कैसे क्या क्या हुआ, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या थे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता था, हो सकता है तुम किसी चीज में फेल हो गए, तो वो चीज क्यों नहीं हो पाई. तो वी रिफ्लेक्ट ऑन टू दैट एक्सपीरियंस एंड देन वी फाइंड आउट दी मतलब लाइक हम उसमें से कुछ चीजें निकाल लेते हैं, समराइज कर लेते हैं. दैट इज एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन. एंड फाइनली व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस, वी अप्लाई दोज थिंग्स to the newer situation which we have in the life. तो जैसे तुम्हारा फर्स्ट इंटरनल हुआ, उसके बाद सेकंड हुआ, तो जो भी तुमने फर्स्ट इंटरनल से सीखा उसको तुमने तुमने जो भी उससे निकाला कि भाई अब मुझे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सारी चीजें हैं, वो तुमने नई लर्निंग सिचुएशन में अप्लाई किया. एंड दिस इज हाउ यू लर्न. ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जब तुमको एमबीबीएस में मिल जाएंगे, तब मतलब बहुत कुछ तुम्हारे बिहेवियर में अपने आप चेंज आ जाएगा. अब जो विजिलेंट रहता है कि ऐसे उसके बिहेवियर में चेंज होना है या ऐसे लर्निंग होती है, उसकी पर्सनालिटी तो चेंज होती जाएगी. जो विजिलेंट नहीं है, ये सारी चीजें कैसी हो रही हैं, सिर्फ जो तुम लोग आके यहाँ पे बात करके और टाइम पास करके बिना ये सोचे कि यहाँ पे क्यों आ रहे हो चले जाते हो, उस बंदे में कोई चेंज नहीं आता है. सो दैट मीन्स लर्निंग हुई ही नहीं है. एक दिन पहले एग्जाम के पहले पढ़ लिया, उसे पास कर लिया, उसमें भी लर्निंग है, लेकिन उतनी नहीं है जो तुम अगर सोच, जो पूरा प्रोसेस है, that will like you will be benefited more. So I just wanted to share this slide कि ही तुमको पता लग जाए कि तुम कैसे सीख रहे हो. So that means one has to write the reflections, what happened, so what and what next. क्योंकि अब जो तुमने किसी भी चीज से जो भी कुछ सीखा, you should be able to write. And this reflective writing, I tell you, इस पे scientific articles हैं, publications हैं. This is also a skill. I won't say this is an art. This will be a skill. One should know कि उस एक्सपीरियंस से मुझे क्या निकालना है. वो रिफ्लेक्शंस लिखने भी आने चाहिए. लिखते लिखते जैसे हम बाकी स्किल सीखते हैं, ऐसे ही रिफ्लेक्टिव राइटिंग भी एक स्किल है विच वी कैन लर्न. अब सेल्फ लर्नर जो है, तो मुझे एक बात बताओ, तुमको एग्जाम के लिए जब भी कोई फॉर्म भरने को मिलता है या कोई काम करने को मिलता है, कितने लोग दूसरों का लेके भर लेते हैं और कितने लोग ये सोचते हैं कि मुझे जाके गूगल पे सर्च करना है और मुझे देखना है, इसके लिए इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है. कितने लोग करते हैं? बाकी कितने लोग दूसरों का देख के भर लेते हैं? दैट मीन्स वी आर नॉट अवेकन टू
लाइक कि मतलब सेल्फ लर्नर होने के लिए या खुद सीखने वाला, सबसे पहले पता है लर्निंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एनीबडी लर्निंग के लिए सबसे पहली चीज क्या दिमाग में आती है? कोई सीखेगा ही क्यों? हाँ, दैट zeal टू लर्न कम्स फ्रॉम वॉट? मतलब उसके लिए कुछ नेसेसिटी होनी चाहिए कि वो बंदा ज्यादा सीखने की तरफ जाता है जिसमें एक बेसिक क्वालिटी होती है, या जिसको एक बेसिक ये होता है, क्या होता है, हाँ, क्यूरियोसिटी भी होती है, वो ठीक है. और one thing which I feel is most important, that means to become independent. Someone who wants to become independent कि मुझे ये काम आना ही चाहिए, मैं दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगा इस चीज के लिए, तो वो क्या होगा, उस प्रोसेस को शुरू से लेके समझेगा. तो हर चीज में कोशिश करो कि तुम दूसरे से करवाने की कोशिश मत करो. उसमें जितना भी तुम इंडिपेंडेंट बनने के लिए जितना भी सीखोगे वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा. मतलब जितना भी तुमने, जरूरी नहीं है तुम पूरा सीख जाओगे एक बार में, लेकिन जितना भी सीखोगे वो तुम्हारा लर्निंग गेन होगा. बाकी सारे कैरेक्टर्स जो सेल्फ लर्नर बनने के लिए चाहिए होते हैं वो है ओपननेस टू लर्न. ये ओपननेस टू लर्न क्या है? ओपननेस टू लर्न ये है कि मान लो कि कोई गलती हो गई, हमसे हमारे एग्जाम में नंबर नहीं आए, उसका दोष तुमने पहले ही दूसरे पे डाल दिया कि मम्मा ने मुझे ये सब नहीं दिया खाना, मैं नहीं पढ़ पाया, मेरे फ्रेंड ने मुझे इसमें हेल्प नहीं करी इसलिए ये नहीं हो पाया. ये नहीं सोचा कि मुझे भी कुछ करना था. सो दैट मीन्स अपना ईगो साइड में रख के और बाकी सब चीजें इधर रख के वन शुड थिंक कि व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दैट सिचुएशन. सो ओपननेस टू लर्न. प्लीज, मैं इस सब को स्किप करके, मुझे कोई वो नहीं है कि मैं तुमसे ये बात करूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब शायद तुमको कुछ गेन हो जाए, अदरवाइज आई विल डायरेक्टली कम टू दैट इंग्वाइनल हर्निया. मेरे को कोई ये नहीं है. सेकेंड, 2 ही स्लाइड्स और है. नेक्स्ट है लर्निंग इफेक्टिवनेस. लर्निंग इफेक्टिवनेस क्या है? तुमने डिसाइड तो कर लिया कि मुझे सीखना है, मैं ये करूंगा, लेकिन जो तुमने सोचा वो तुम उसे अप्लाई नहीं कर रहे हो. दैट मीन्स यू शुड बी डिसिप्लिन. इसीलिए हम तुमसे ये कहते हैं कि तुमको कितना डिसिप्लिन होना है. मतलब कुछ भी चीज सीखने के लिए लाइफ में बेसिक जो चीज है वो क्या है? लर्निंग इफेक्टिवनेस भी तभी आएगी जब तुम खुद को डिसिप्लिन करना सीखोगे. तुम्हारा तो खुद पे ही कंट्रोल नहीं है. अभी मन करा मोबाइल निकाल लिया, अभी यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं वो पास वाले को देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, ये आके अपनी किताब दूसरे से मांग रही है, पता ही नहीं है कि हम यहाँ करने क्या आए हैं. सो फर्स्ट वन शुड बी डिसिप्लिन कि भाई आपको अपने को कैसे रेगुलेट करना है. वो पीछे बैठे हुए हैं, उन्हें यही नहीं पता कि क्लास में हम, उनका गोल सिर्फ यही है कि हम अटेंडेंस के लिए आए. अरे भाई तुमने पैसे दिए, ये कोर्स ऑप्ट किया है, व्हाई डोंट यू सिट हियर? मतलब किसी ने तुमको मना करा है कि तुम यहाँ आके बैठो? तो ये तुम खुद ही वहीं से, जब तुम डिसिप्लिन नहीं हो उसी पॉइंट से तुम, और सबसे बड़ी बात तुम्हारी पता है क्या है? वो नहीं कर रहा ना ऐसे तो मैं भी नहीं करूंगा, या वो नहीं कर रही ऐसे, अरे वो क्या तुम्हारे साथ चलने वाले हैं आगे से? तुम्हें अकेले अपने, तुम्हारे पास जब वो पीएचसी में सामने पेशेंट आएगा, यू हैव टू डील विद दैट पेशेंट. सो व्हाई डोंट यू कम? Even it's not about the lectures, it's about the practical activities, it's about everything. देखो, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी ऐसी चीज है जो तुमको मतलब लर्निंग के लिए ये करती है. बाद में जाके क्या बेईमानी करोगे, वहां जाके झूठ बोलोगे, और बोलना पड़ेगा तुम्हें क्योंकि तुम्हें कुछ आता नहीं होगा, तो तुम क्या करोगे? मैनिपुलेट करोगे चीजें, जैसे तुम हमारे सामने आके बोलते हो. और एक बात बता दूं कि सबको पता चल जाता है कि तुम क्या कर रहे हो. मतलब ये मैनिपुलेशंस नहीं चलते हैं लाइफ में. ये जो तुम प्रॉक्सी लगाते हो, क्या तुम दूसरे की हेल्प कर रहे हो वो लगा के? बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे तुम उसकी हेल्प, बल्कि तुम उसको और लेजी बना रहे हो. वो तुम्हें बना रहा है, तुम उससे बना रहे हो, तो ये तुम्हारी फ्रेंडशिप हुई. मतलब आई रियली, इसमें हमें डांटने में कुछ नहीं है. मुझे क्या होगा, मैं बोल भी दूंगी, यू पीपल आर अडल्ट, यू आर 18 year old, यू आर नॉट किड. So you have to decide कि आगे आने वाले तुम्हारी लाइफ कितनी बची है, 20, 30, 40 साल, और वो तुम्हें कैसे बिताने हैं वो तुम्हें अभी डिसाइड करना है. ये और क्या होना चाहिए? वन शुड बी रेडी टू टेक इनिशिएटिव एंड should be independent. One should be ready to take responsibility. Yes, I will do that.
जो लोग आगे आके बोलते हैं ना मुझे ये काम दे दो, उसी को काम मिलेगा आगे, इतना कंपटीशन है। जब तुम प्रोफेशनल लाइफ में आओगे तो ये क्वालिटीज अभी से डेवलप करो कि प्रैक्टिकल में जाके बोलो मैम हमें ये काम दे दो, हमें अपने कैटेवर को ठीक से रखना है, हमें ये करना है। अरे वो सब तो सीखो, पढ़ तो लोगे ही, मतलब पढ़ाई हो जाएगी अगर तुम ये सारी, तुमको लगेगा कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना है, तुम अपने एग्जाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो तुमको ही लेनी है ना, और उसके लिए तुम बीमार ना पड़ जाओ वो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खाना टाइम पे खाओ, न्यूट्रिशन का ध्यान रखो। ये जो फास्ट फूड खाते हैं दे आर नॉट गोइंग टू लाइक, तुम्हारी बॉडी को उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो वो फ्रूट्स खाना, पूरा न्यूट्रिशन जो बैलेंस रखना, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तुम्हारे पेरेंट्स की। और तुम आके एक एप्लीकेशन लगा देते हो कि हम बीमार हो गए थे इसलिए हम एग्जाम नहीं दे पाए, तो बीमार भी तुम खुद की वजह से ही हुए थे। अभी तुम सारी जो डिसीजेस जो हैं अभी क्या है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब क्या है? वो खुद की इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज लव टू लर्न, फ्यूचर ओरिएंटेशन, दोस्त हु आर रियली ओरिएंटेड टू द फ्यूचर की क्या क्या हमारे काम आ सकता है, वो हर इस चीज में घुस जाते हैं। सो दैट इज those people are self learners, creativity and problem solving skills. So these all are the characteristics of a learner who is motivated for self directed learning. ये भी शायद तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती है स्लाइड समझने में। देयर आर स्टेजेस इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग और अ लर्नर मूव्स थ्रू सर्टेन स्टेजेस। मुझे एक बात बताओ, जब भी तुमने कोई चीज सीखनी शुरू करी तो वो तुम्हें कैसी लगती थी? जब तुमने साइकिल चलाना शुरू करा तो तुमको कैसा लगता था? या कार चलानी जब सीखनी शुरू करी तब तुम्हें कैसी लगती थी, और जब आ गई तो तब तुमको कैसा लगता है? मतलब अब जो है वो तुम सेरिबेलम के लेवल पे उसे चला लेते हो, पता है कि क्या है, और जब शुरू करा था तब कितना मुश्किल था। सो एवरीथिंग या एवरी लर्नर पासेस थ्रू सर्टेन स्टेजेस व्हेन ही लर्न समथिंग न्यू। तो इसने ये नॉवेल्स ने, ग्रोस मॉडल है ये, ग्रोस जो थे एजुकेशनिस्ट, उन्होंने ये मॉडल दिया। स्टेज 1 में क्या होता है? प्लीज सब नॉनसेंस बातें कर रहे हो तुम, मुझे पता है। ये जो स्टेज 1 में लर्नर क्या होता है? डिपेंडेंट लर्नर होता है। जब भी वो चीजें शुरू करता है उस समय टीचर का क्या रोल होता है? वो डायरेक्टिक लेक्चर की तरह होता है या कोचिंग होती है। जैसे मान लो फुटबॉल कोच है, वो बता रहा है तुमको कैसे क्या करना है, किधर जाना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या है। देन व्हेन द लर्नर लर्न, जब लर्निंग गैप्स जैसे जैसे फिल होते जाते हैं, लर्नर हिमसेल्फ बिकम्स इंटरेस्टेड इन दैट थिंग, and then the mode of teaching changes to interactive lecture. And when a learner interested भी हो गए, learning gaps और filled हो गए, तब क्या हो गया? learner becomes involved learner. जब तुम फाइनल ईयर तक आते आते यही हरनिया जब तुम 4 बार सुन लोगे तो you will become involved learner. You yourself will try searching something, उसमें तुम्हारा वो सब्जेक्ट ही हो जाएगा। तो तब लर्नर, तब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या टीचिंग मोड क्या हो जाता है? स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस, क्योंकि अब लर्नर जो है उसको ही बेसिक नॉलेज जो है वो आ गया है। एंड व्हेन द लर्नर मोस्ट ऑफ द लर्निंग गैप्स आर फिल्ड, अब हमें सब कुछ आ गया है। अब तुम ये देखते हो कि मुझे ये वाली कार नहीं चलानी, अब दूसरी चलानी है, तो खुद से सर्च करते हो, चीजें फाइंड आउट करते हो। तो जो तुम्हारे को जो पहले सिखा रहा था उसको भी तुम 4 बातें बता देते हो कि नहीं भाई इसे ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं। देन दैट पर्सन बिकम्स सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर फॉर दैट थिंग। So this is how these are the changes which come. तो अभी जब तुम नए नए आए हो तो इस कोर्स को ऐसे मत सोचो कि भाई इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तुम कौन सी स्टेज में हो? डिपेंडेंट लर्नर वाली, क्योंकि तुम्हारे लिए टर्मिनोलॉजी नहीं है। इन द फर्स्ट ईयर यू विल बी गेटिंग द न्यू टर्मिनोलॉजी, एंड बाय इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स यू हैव टू बिकम, मतलब इतना पढ़ो कि तुम उसके लिए सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर बन जाओ। ऐसे नहीं कि डिपेंडेंट में भी कुछ नहीं आया और ऐसे ही बाहर निकल जाओ। बात समझ आ रही है? हमने 4 वर्ड यहाँ से ले लिए, 4 वहां से ले लिए, हम उठ के घर चले गए, 4 में से 2 याद रहे। इसका अपना खुद का अपने लेवल पे एक प्रोसेस बनाओ कि मुझे इतना करना है
कि मैं इसके लिए सेल्फ डायरेक्टेड हो जाऊं. पेस तुम्हारा खुद का हो सकता है. दूसरे से कंपटीशन मत करो कि वो उसका पेस ज्यादा है, मेरा कम है. तुम अपना पेस, हर बंदे का अलग अलग है, तुम्हारी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग चीजें हैं. Try to change that personality. That can also be changed if you understand things. Even your whole personality becomes modified. So try those things and become self-directed learner. And I wish this thing for all of you कि तुम्हारे बैच में जितने बच्चे हैं, तुम जो भी करते हो, भगवान करे कि तुम सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर बनो, तभी इस चीज का कोई फायदा है. अब आ जाओ, वो जो मॉडल था या जो हमारा केस था वो क्या है. 60-year-old person है with no comorbidities, presented with a painless progressive swelling which started in right groin and gradually reached to the upper pole of the testis. Swelling increases in size on standing and completely reduces on lying down by manipulation, with no history of irreducibility, and there is no intestinal obstruction. So now you know कि इसके लिए क्या बेसिक नॉलेज चाहिए, बताओ मुझे. इंग्विनल कैनाल आना चाहिए. इंग्विनल कैनाल, ये इंग्वाइनल हर्निया का केस है. वो टेस्टिस तक क्यों जा रही है स्वेलिंग? हाँ, क्या, what are the, that means first you should know where is the inguinal canal. So where is the inguinal canal and what is the length? What is inguinal canal? First of all, what is the inguinal canal? One by one. हाँ हाँ बोलो. हाँ, it is an obliterated oblique. हाँ, it is an oblique इंटरमस्कुलर. हाँ, या फाइब्रोमस्कुलर जो है, फाइबर्स भी है और मस्कुलर. इट्स अ पैसेज लोकेटेड इन द इंग्विनल रीजन एंड इट इज फ्रॉम विच रिंग टू विच रिंग? डीप इंग्वाइनल रिंग टू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग. डीप इंग्वाइनल रिंग कौन से उसमें है, मतलब लेयर में है? देयर आर लेयर्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. हाँ हाँ, पीछे से आंसर आ गया है. फेशिया transversalis. That means fascia transversalis is deep, so that is the deep ring. And in which layer the superficial inguinal ring is located? External oblique aponeurosis. और एक बेसिक चीज कि हम इसे इंग्विनल कैनाल क्यों कह रहे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा, इसका फ्लोर कौन बता रहा है? इंग्वाइनल लिगामेंट. सो इट इज अ कैनाल which is located just above the inguinal ligament and it is an oblique passage. What is the length? So that is an oblique passage, 4 centimeter in length, located just above the inguinal ligament. Then one thing, like two structures which form the which are there in the roof और इन द लाइक इन द मीडियल वॉल ऑल्सो, ऐसा पूरा एक कर्व्ड इसको बाउंड्री देते हैं. वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? इंटरनल ओब्लिक मसल एंड द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस एंड देन द कंजॉइंट टेंडन. तो ये जो कंजॉइंट टेंडन है वो तो मीडियली आ जाता है, पर ये इंटरनल ओब्लिक और फेशिया ट्रांसवर्सालिस जो है इसे पूरा कवर कर लेते हैं. ठीक है. अब कोई स्ट्रक्चर है जो इंग्विनल कैनाल में से पास हो रहा है या इंटेस्टीन है जो पास हो रही है, कौन कौन से टाइप के हर्निया हो सकते हैं? डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया एंड द इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? हाँ, तुम बोलो बेटा. हाँ हाँ, स्टैंड अप एंड आंसर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? From where does it penetrate? Actually, route of penetration is different. हाँ हाँ. From which ring? Deep. So and what about direct inguinal hernia? हाँ, directly from the anterior. दोनों में difference क्या है? Indirect inguinal hernia through deep ring and it comes out through the superficial inguinal ring. Direct inguinal hernia, it like invades the anterior wall, enters the canal, comes out through the superficial ring, but it doesn't pass through the
Deep inguinal ring. So that is direct inguinal hernia. And how will you differentiate between femoral hernia and the inguinal hernia? Femoral hernia occurs through what? Through the femoral ring. The medial compartment of the femoral sheath is known as the femoral canal. So that from that femoral canal it passes. और इसके लिए एक रिलेशन होता है प्यूबिक ट्यूबरकल से. कौन सा हर्निया प्यूबिक ट्यूबरकल से ऊपर से हो रहा है, कौन सा नीचे से हो रहा है? Because inguinal hernia occurs through the superficial inguinal ring, which is located just above and lateral to the pubic tubercle, and just medial to the pubic tubercle, the opening for the femoral hernia is there. So the hernia which lies below is pubic tubercle, below and medial is the femoral hernia, and the hernia which lies above and lateral is the inguinal hernia. So this way you will differentiate between the femoral hernia and the inguinal hernia. एक बार अब इसमें देख लो क्या क्या है. Inguinal canal क्या है? It is an oblique passage in the lower part of the anterior abdominal wall located just above the inguinal ligament. मुझे एक बात बताओ, ये डेवलप ही क्यों हुआ था inguinal canal? It has been developed for the descent of the testis to the scrotum. स्क्रॉटम ही क्यों टेस्टिस होने चाहिए थे? वो डेवलप तो हुए थे एब्डोमिनल कैविटी में. Because 3 degrees Celsius lower temperature is required for the spermatogenesis. So that is why testes have descended through the inguinal canal up to the scrotum. So that is why this inguinal canal passage it was formed. So its length is 4 centimeter. It extends from deep ring to the superficial inguinal ring. Then so this is the deep ring in the fascia transversalis. This is the superficial inguinal ring in the external oblique aponeurosis. And which structure is shown passing through the inguinal canal? What is the content in males? Spermatic cord. And what is the content in the females? Round ligament of uterus. So in females the canal is narrow. Why? Because the testes have not descended or ovaries have not descended. वो ऊपर ही रह गए. Then in newborns the canal is directed almost straight. So उसमें इसीलिए there are more chances of hernia in the newborn. Obliquity prevents the hernia. Then deep inguinal ring is it is an opening in the fascia transversalis. And it lies 1.25 centimeter above the mid-inguinal point. What is the difference between mid-inguinal point and midpoint of inguinal ligament? कोई भी एक खड़े होके हाँ बेटा बताओ. हाँ तुम कोई बोल रही हो. What is the difference between mid-inguinal point and midpoint of inguinal ligament? तुम बताओगे सहज? हाँ. ASIS to pubic symphysis के बीच का जो मिड पॉइंट है that is the mid inguinal point. And what is the midpoint of inguinal ligament? From ASIS to pubic tubercle यही attachment है inguinal ligament का. इसका जो midpoint है that is the midpoint of inguinal ligament. Both of you sit down. So deep ring is situated 1.25 centimeter above the mid inguinal point. So you have to मतलब पेशेंट को इरेक्ट करके उसका एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन देखना है. फिर क्या देखना है? हर्निया कैसे देखोगे कि कहाँ है? फिर क्या देखोगे? प्यूबिक सिम्फाइसिस देखोगे. उन दोनों का मिड पॉइंट तुमको देखना है और उस मिड पॉइंट से 1.25 सेंटीमीटर अबव क्या होगा? डीप रिंग है. ठीक है. फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग कहाँ है और क्या है? चल नहीं रहा है. So it is an hiatus in the external oblique aponeurosis, triangular in shape. Base is the crest of pubis. There are 2 crura of the superficial inguinal ring. Then there is an inguinal triangle of Hazelbach. This triangle is important क्योंकि हम बोल रहे हैं डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से हो रहा है. लेकिन वॉल में भी किस पार्ट से हो रहा है? ट्राइंगल ऑफ हेजलबैक से.
तो क्या क्या बाउंड्रीज है इस ट्राइंगल ऑफ हेजलबैक की? चलो मुझे बताओ, तुम पढ़ चुके हो. व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ द ट्राइंगल ऑफ हेजलबैक? एनीबडी रेज योर हैंड. दिख रहा है इसमें? बताओ. इन दोनों के अलावा और कोई इधर से ट्राइंगल ऑफ हेजलबैक कोई करेगा डिफाइन? हाँ हाँ बोलो. हाँ. Lateral border of the rectus abdominis muscle, inguinal ligament, and what is this? Inferior epigastric artery. So these are the boundaries of the Hazelback triangle. So it is a peritoneal triangle. Its boundaries are inferior epigastric artery, the lateral border of rectus abdominis muscle, and inferiorly there lies the inguinal ligament. So this is the Hazelback triangle from where the direct inguinal hernia occurs. So hernia, अब यहाँ पे जो inferior epigastric artery कहाँ है? Hazelback triangle की कौन सी वॉल बना रही है? Lateral wall. That means direct inguinal hernia inferior epigastric artery के relation में कहाँ होगा? Medially. और indirect inguinal hernia inferior epigastric artery के relation में कहाँ होगा? Laterally. So that is also a difference between the direct and indirect inguinal hernia. So structures passing through the canal तुमने मुझे बता ही दिया है. Spermatic cord in males and round ligament in females along with the ilioinguinal nerve. What is the root value of ilioinguinal nerve? हाँ. L1 is the root value of the ilioinguinal nerve. So it enters through the deep ring. What are the constituents of the spermatic cord? Testis खुद descend हो गए, scrotum में चले गए. तो अब testis को क्या क्या चाहिए? तो वही सब क्या हो जाएंगे? Contents of the spermatic cord. किसी भी चीज को survive करने के लिए क्या चाहिए होता है? ब्लड वेसल्स, नर्व्स चाहिए, है ना? तो कौन कौन से क्या क्या स्ट्रक्चर पास होंगे स्पर्मेटिक? व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड? कौन बताएगा? तुम्हारे पीछे तुम बताओगे बेटा? हाँ, तुमको ही बोल रही हूँ जो इधर देख रहे. हाँ बताएगी. हाँ, और कोई इधर से? जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व, टेस्टिकुलर आर्टरी, testicular veins, that is pampiniform plexus of veins, और cremasteric artery. तो सबसे पहले तो vast difference, क्योंकि testis को connect करने के लिए अभी कुछ चाहिए, so vast difference. Then testicular artery. Testicular artery is the branch of testicular artery. आ कहाँ से रही है? Abdominal aorta से. और तो कुछ है ही नहीं abdomen में. और क्या है? Cremasteric artery, artery of the ductus deferens, pampiniform plexus of veins, lymph vessels from the testis. So the structures, then genital branch of the genitofemoral nerve. So these are the contents of the spermatic cord. ये constituents हो गए. Remains of the processus vaginalis. ये processus vaginalis वो peritoneal fold है जो testis के साथ नीचे चला गया था. तो ये ऐसे डिसेंट होता है टेस्टिस का. ये ग्यूबर्नाक्यूलम टेस्टिस एक स्ट्रक्चर होता है जिसका बेस स्क्रॉटम में अटैच होता है. तो पहले एब्डोमेन में टेस्टिस डेवलप होते हैं, इसको पुल करता है ये ग्यूबर्नाक्यूलम, एंड देन दे पास थ्रू द इंग्विनल कैनाल एंड रीच टू द बेस ऑफ द स्क्रॉटम. सो दिस वे द टेस्टिस डिसेंड अलोंग विद द प्रोसेसस वेजाइनलिस. ऐसे ये डिसेंड हो रहे हैं. तो नाउ व्हाट इज हर्निया? वही हम अब उस केस पे आ रहे हैं कि क्या क्या आना चाहिए. प्रोट्रूज. व्हाट इज हर्निया एक्चुअली? ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोट्रूजन ऑफ होल और अ पार्ट ऑफ विस्कस थ्रू द वॉल दैट कंटेन्स इट. डोंट फॉरगेट द वर्ड थ्रू द वॉल that contains it. अदरवाइज तो क्या होगा? वो प्रोट्रूड करके दूसरी जगह भी चला जाएगा. लेकिन जब वो अपनी वॉल को ही साथ में लेके जाता है या उसी के थ्रू वो प्रोट्रूड कर रहा है, दूसरी जगह चला गया तो क्या होगा? एक्टोपिक हो जाएगा कि दूसरी जगह चला गया है. सो हर्निया इज समथिंग, इट इज दी, ये हर जगह लिख लो, इसे याद कर लो, सर्जरी तक में ये डेफिनेशन पूछी जाएगी.
So hernia is the protrusion of whole of viscus or a part of viscus through the wall which contains it. So that is actually the hernia. These are the types of the hernia shown in the picture. कौन कौन से hernia है? Epigastric, umbilical, inguinal hernia और femoral hernia. तो femoral hernia, inguinal hernia, तुम्हें ये पता ही है, ये सेफेनस ओपनिंग के थ्रू, femoral hernia superficial inguinal ring के थ्रू, inguinal hernia umbilicus के थ्रू, umbilical hernia, epigastric जो रीजन है वहां पे कौन सा मसल है? यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट मिड लाइन में रेक्टस एब्डोमिनिस, इसके थ्रू जो हो रहा है दैट विल बी दी एपिगैस्ट्रिक हर्निया. डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई जो रहता है दोनों साइड में चली गई तो एपिगैस्ट्रिक हर्निया. Umbilicus is also a weak portion, so the hernia can also occur through the umbilicus. Most of the time it occurs because of the increase in intra-abdominal pressure, persistent cough, straining, smoking and constipation. So whenever the pressure increases in the abdomen, that leads to hernia. So these are the types. It can be incisional hernia also. सर्जरी पोस्ट सर्जिकल भी हो सकता है. इंसिजन है, किसी को बहुत टाइम बाद वो स्कार रप्चर हो गया या कुछ ऐसा हो गया, so it can be incisional hernia also. So hernia can be reducible, irreducible, obstructed और strangulated. रिड्यूसिबल समझ में आता है तुमको? वो पेशेंट खुद ही, जब मैं खड़ा होता हूँ तो स्वेलिंग आ जाती है, लेटने में डिसअपियर हो जाती है, तो उसको समझ आ जाएगा तो वो खुद ही ऐसे अंदर डाल देगा. सो दैट हर्निया इज रिड्यूसिबल. अदरवाइज कई बार क्या हो सकता है? इररिड्यूसिबल. इट कैन बी ऑब्स्ट्रक्टेड, इट कैन बी स्ट्रैंगुलेटेड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्स्ट्रक्टेड एंड स्ट्रैंगुलेटेड? When the blood supply is compromised to that particular viscera, then that becomes strangulation and that is an emergency. ठीक है, जब blood supply किसी part का या hernia मतलब इतना tightly ये हो गया कि उसकी जो blood supply है वही compromise हो रही है, then that is strangulation and that is an emergency condition. Then it leads to gangrene or the necrosis. Then inguinal hernia can be direct or it can be indirect. So indirect inguinal hernia, it is occurring through the deep ring. You can see it is occurring through the deep ring and then the hernia is passing through the superficial inguinal ring. Direct inguinal hernia, usually it occurs through the Hasselbalch triangle. Finally it will pass through the superficial inguinal ring, but it is not passing through the deep ring. वो जो रिंग ऑक्लूजन टेस्ट भी है उसमें बात मत करो, फिर तुम अपनी क्या शुरू कर देते हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता. ये रिंग ऑक्लूजन टेस्ट में क्या करते हैं? डीप रिंग को ऑक्लूड कर देते हैं. तो अगर डीप रिंग को ऑक्लूड कैसे करेंगे? कहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा? कहाँ है डीप रिंग? मिड इंग्वाइनल पॉइंट से 1.25 सेंटीमीटर ऊपर क्या है? डीप इंग्वाइनल रिंग. क्या करोगे? पेशेंट का ASIS फील करोगे, प्यूबिक सिम्फाइसिस, मिड इंग्वाइनल पॉइंट देखोगे, उससे 1.25 सेंटीमीटर थंब से प्रेस करोगे. डीप प्रेस करना पड़ेगा. फेशिया ट्रांसवर्सैलिस में है, ऊपर ही नहीं है, एक्सटर्नल. प्रेस करोगे. कौन सा, अगर तुमने डीप रिंग को ऑक्लूड कर दिया, प्रेस कर दिया, कौन सा हर्निया नहीं होगा? इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया. अगर हर्निया इनडायरेक्ट इंग्वाइनल है तो डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट पे वो स्वेलिंग अपीयर नहीं. पेशेंट को फिर क्या करोगे? पेशेंट को बोलोगे कफ करने के लिए, उसे स्टैंड कराओगे, सब कुछ करके देख लिया, फिर भी अपीयर नहीं हो रहा है. और डीप रिंग के ऊपर से ऑक्लूजन हटाते ही अपीयर हो गया. कौन सा हर्निया है? डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया. पर अपीयर कहां से हो रहा है? सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से, है ना. तो अगर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से अपीयर हो रहा है, डीप रिंग से जा रहा है, यानी पूरा इंग्वाइनल कैनाल का पैसेज फॉलो कर रहा है, तो कौन सा हर्निया है? इनडायरेक्ट. अगर सिर्फ सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से तो आ रहा है पर डीप रिंग में नहीं जा रहा है, तो कौन सा हर्निया है? डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया. सो दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द डायरेक्ट एंड द indirect inguinal hernia. This is the spermatic cord indirect
and the direct. So now this is the relation of the indirect and direct hernia in relation to the inferior epigastric artery. कौन सा hernia medial है inferior epigastric artery के? डायरेक्ट इज मीडियल टू दी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल है? हेजलबर्ग ट्रायंगल. इसकी लेटरल बाउंड्री कौन बना रहा है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी. तो इसके मीडियल जो हर्निया हो रहा है वो क्या है? डायरेक्ट. इसके लैटरल जो हर्निया हो रहा है वो क्या है? इनडायरेक्ट. So this is also the difference between the direct and indirect. Then the hernia can come to the base of the scrotum or it can like रिमेन अबव. पूरे कंटेंट बिल्कुल स्क्रॉटम के बेस तक भी जा सकते हैं और ऊपर भी ओब्लिटरेट हो सकते हैं. तो ये कंप्लीट हर्निया है जब बिल्कुल बेस ऑफ द स्क्रॉटम तक जा रहा है. ये फ्यूनिकुलर है, ऊपर ही कहीं मतलब रुक गया और यहाँ पे ये बहुत ही ऊपर सुपरफिशियल लिंग्वानल रिंग से बस यहीं तक रह गया. ये ब्यूबोनोसील है. Then there is a difference between the coverings of both types of hernia also. कंजॉइंट टेंडन जो है वो अगर मीडियल हर्निया होगा उसमें आएगा, अगर हर्निया मीडियल नहीं है तो कवरिंग्स जो है वो चेंज हो जाएंगी. डायरेक्ट के ये हम नहीं कर रहे हैं. नाउ दिस इज द रिंग ऑक्लूजन टेस्ट विच इज मोस्ट कॉमनली डन. तो ये डीप रिंग जो है वो ऑक्लूड कर रहे हैं. देयर आर अदर टेस्ट ऑल्सो. देन ट्रीटमेंट्स आर हर्नियोटोमी, हर्नियोरेफी एंड हर्नियोप्लास्टी. सो ट्रीटमेंट एक मेश लगा के वो जो पैसेज है उसको जब सील करते हैं देन दैट इज हर्नियोरेफी. देन हर्नियोप्लास्टी इज आल्सो डन. सो ओपन मेथड कैन बी देयर, लेप्रोस्कोपिक मेथड्स कैन बी देयर. देन नेक्स्ट हर्निया इज दी फीमोरल हर्निया. फीमोरल हर्निया कहाँ से होगा? ये जो मीडियल कंपार्टमेंट है फीमोरल शीथ का, फीमोरल रिंग के थ्रू जो हर्निया हो रहा है वो क्या है? फीमोरल हर्निया है. 1.5 it is located 1 this femoral saphenous opening, it is located 1.5 inches below and lateral to the pubic tubercle. So through the femoral canal the hernia which is occurring is the femoral hernia. So herniation of abdominal contents can occur through the femoral canal. So this is inguinal and this is the femoral hernia. These are the other deformities which are associated with the development. तो हमारा ये जो आज वाला केस था वो हो गया है, ठीक है. वो जो हमने डिस्कस कर लिया है. अब तुमको उसमें भरना कैसे है? मैंने एक लिस्ट शेयर करी है, अभी एक ही स्टूडेंट के पास है. तुमने बैच में सर्कुलेट कर दिया. तो वो जो लिस्ट है उसमें हमने ये दिखाया है कि तुम्हारा जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है वो कब कब हो रहा है. इट इज we are doing it on every Tuesday 4 to 5 PM, जो तुम लोग रुकते नहीं हो, ठीक है. तो अब उसमें सारे डेट्स उसमें है, कॉम्पिटेंसी नंबर है, टॉपिक है. तो उसमें तुम्हें वो टॉपिक लिखना है, उसमें तुमने क्या सीखा वो लिखना है. और ये जो इंग्वाइनल कैनाल वाला टॉपिक है वो इस वीक में तुम 11 जुलाई वाली डेट डाल के लिख सकते हो. पीछे वाली जो है वो छोड़ देना. 11 जुलाई की जो डेट डाल के ये इंग्वाइनल हर्निया वाला जो टॉपिक है इसमें तुमने क्या सीखा वो तुम डाल सकते हो. और बाकी के तुम्हें खुद करने हैं. ये लॉग बुक तुमको मतलब मैं तो वैसे कल का ही बोलने वाली हूँ, पर मंडे को तुमको कंप्लीट करके लाना है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के लिए. और एक और चीज याद रखना कि एक टॉपिक कई बार 2 बार चल रहा है. मतलब बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कम करने के लिए उसको 2 बार दे रखा है कि दोनों में एक ही टॉपिक था. तो उसमें तुम क्या करोगे? फर्स्ट पेज पे लिखोगे कि वी वर गिवन द टास्क अबाउट दिस टॉपिक एंड सेकेंड जो पेज होगा कि व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट टॉपिक. तो टास्क में तुमको बल्कि ये पढ़ के आना था और यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना था, क्योंकि ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, तुम्हारी पार्टिसिपेशन इसमें होना चाहिए. तो ऐसे करके ये लॉग बुक कंप्लीट करके तुमको 11 जुलाई तक की तुमको मंडे तक ये कंप्लीट करके मुझे देना है, ठीक है. Now go to DH. अटेंडेंस ले लो.